हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर अन अमेजिंग चैनल एसआर एकेडमी। तो आज हम शुरू करेंगे क्लास 10th के टॉप 25 पीवाईक्यूज, यानी जो हमारे पिछले ईयर्स में जितने भी रिपीटेड क्वेश्चंस हैं साइंस के, हम पर्टिकुलर चैप्टर के बेसिस पे करेंगे। जैसे आज हम करेंगे केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, इसके जितने भी एमसीक्यूज हैं, मोस्टली हम यहाँ पे थ्योरेटिकल जितने भी क्वेश्चंस आते हैं ऑब्जेक्टिव के साथ साथ हम सब्जेक्टिव दोनों के यहाँ पे बात करेंगे, और सारे जितने भी पीवाईक्यूज मल्टीपल टाइम्स रिपीटेड हैं हम उसको यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला आज हमारा फर्स्ट चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो आज के लेक्चर का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का। क्या बोला गया है फर्स्ट क्वेश्चन में? सिलेक्ट द एप्रोप्रिएट स्टेट सिंबल्स ऑफ द प्रोडक्ट गिवन एज एक्स एंड वाई इन द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द टेबल गिवन बिलो। तो देखो हमारे पास क्या दे रखी है, एक केमिकल इक्वेशन दे रखी है। अब इस केमिकल इक्वेशन में जैसे Zn प्लस H2SO4 ZnSO4, मतलब Zn को जब हम H2SO4 के साथ रिएक्ट कराएंगे तो उससे हमें क्या मिलेगा? ZnSO4 मिलेगा प्रोडक्ट में और H2 मिलेगा। अब हमें देखो यहाँ पे जो रिएक्टेंट है, दिस वन इज रिएक्टेंट, और हमारे पास ये क्या बन के आ रहे हैं? प्रोडक्ट। ठीक है, तो जो हमारे पास रिएक्टेंट है उसमें जिंक किस फॉर्म में है? सॉलिड में। H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड किस फॉर्म में है? लिक्विड में। और जो प्रोडक्ट में हमारे पास ZnSO4 जिंक सल्फेट बन रहा है और H2 गैस बन रही है, हमें उसमें उसकी क्या बतानी है? ये बताना है कि वो कौन सी स्टेट में है। अप्रोप्रिएट स्टेट सिंबल बताना है कि वो हमारा सॉलिड में है। S से क्या होता है? सॉलिड। L से होता है हमारा इसमें लिक्विड स्टेट। जी से होता है हमारा गैसियस स्टेट, और ए क्यू से होता है हमारा एक्वस स्टेट, मतलब वो कंपाउंड जो हमारा वाटर के अंदर सॉल्यूबल होता है उसे हम बोलते हैं एक्वस स्टेट। तो हमें यहाँ पे जो हमारे प्रोडक्ट में दो कंपाउंड्स बन रहे हैं ZnSO4 और H2, उनकी क्या बतानी है? हमें स्टेट को बताना है। तो देखो हमारे पास 4 ऑप्शन दे रखे हैं A B C D, जिसमें फर्स्ट दे रखा है X क्या है? सॉलिड, यानी ZnSO4 सॉलिड है और H2 लिक्विड है। सेकंड है हमारे पास ZnSO4 एक्वस फॉर्म में है और जो हमारा H2 है वो गैस है। थर्ड ऑप्शन है हमारे पास इसमें कि जो हमारा ZnSO4 है वो एक्वस है और जो Y यानी H2 गैस है, H2 है वो क्या है? सॉलिड। एंड लास्ट हमारे पास इसमें गिवन है कि जो हमारे पास ZnSO4 है वो गैसियस फॉर्म में है और जो हमारा Y है इसमें वो किस फॉर्म में है? एक्वस फॉर्म में। तो देखो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? जब हम रिएक्शन करवाएंगे Zn की H2SO4 के साथ यानी सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो जो हमारा इसमें सल्फ्यूरिक एसिड है दिस H2SO4, ये कैसा एसिड है? एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड हम मोस्टली जब हम यूज करते हैं किस फॉर्म में यूज करते हैं? एक्वस सॉल्यूशन की फॉर्म में। लेकिन यहाँ पे हमारे पास जो H2SO4 है वो किस में है? लिक्विड फॉर्म में। अब रिएक्शन क्या है अगर हम देखें, सबसे पहले यहाँ पे ये रिएक्शन कौन सी है? तो H2SO4 है एंड Zn है। Zn क्या करेगा? H2SO4 में से डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कॉज करेगा और H2 को रिप्लेस करके SO4 के साथ लग जाएगा और क्या बन जाएगा? ZnSO4। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारे पास प्रोडक्ट में जिंक सल्फेट, यानी दिस इज जिंक सल्फेट, और साथ में क्या बन रहा है? हाइड्रोजन गैस। तो अब देखो, अब हमारा जो जिंक सल्फेट है मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा? सॉल्ट, और साथ में हमारी हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी। तो जो हमारा जिंक सल्फेट है वो क्या है? सॉल्ट है एक तरीके का। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम एक नॉर्मल सी रिएक्शन लिखेंगे कि जब भी हमारा मेटल रिएक्ट करेगा एसिड के साथ तो वो हमें क्या देगा? सॉल्ट, जो क्या होगा? सॉल्यूबल होगा किसके अंदर? वाटर के अंदर। और साथ में कौन सी गैस निकलेगी? H2 गैस निकलेगी। ठीक है, अब देखो यहाँ से एक चीज ये क्लियर हो गई कि जो हमारा सॉल्ट है सॉल्यूबल इन वाटर है, यानी वो वाटर के अंदर डिसॉल्व हो जाएगा, तो वो किस फॉर्म में होगा? एक्वस फॉर्म में। तो हमारा X जो है वो एक्वस फॉर्म में होगा। अब इसमें B ऑप्शन में भी है और ये C ऑप्शन में भी है। एंड नेक्स्ट है हमारे पास H2। अब ये H2 क्या है? H2 गैस जो है वो हमारी इसमें लिबरेट होगी, यानी जो हमारा
वाई वाला सिंबल है वो किसका होगा, गैस का होगा। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है हमारा, ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। हमारे पास यहाँ पे दो केमिकल इक्वेशन है। पहली है मैग्नीशियम को जब हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो यहाँ पे हमारा बनता है MgCl2 और कौन सी गैस बन रही है, H2 गैस। एंड सेकंड इक्वेशन में है हमारे पास NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड जो HCl के साथ रिएक्ट करके NaCl और H2O की फॉर्मेशन कर रहा है। अब क्या बोला गया है, द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट दिस इक्वेशन इज, ये जो हमारे पास इक्वेशंस दी हैं इसके अकॉर्डिंग जो हमारी करेक्ट स्टेटमेंट है हमें वो यहाँ पे टिक करनी है। तो फर्स्ट ऑप्शन में क्या बोला गया है, फर्स्ट इट इज द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड सेकंड इज द डीकंपोजिशन रिएक्शन। बी में बोला गया है कि जो हमारी फर्स्ट है वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, सेकंड वाली डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। थर्ड ऑप्शन में बोला गया है ऑप्शन नंबर सी में कि दोनों हमारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। और डी ऑप्शन में बोला गया है हमारे पास फर्स्ट और सेकंड हमारी डबल डिस्प्लेसमेंट है। तो देखो यहाँ पे टाइप ऑफ रिएक्शन की बात की जा रही है। तो पहले हम ये देखते हैं कि हमारे पास ये जो गिवन इक्वेशंस है, केमिकल इक्वेशन, यानी फर्स्ट है हमारी इसमें Mg प्लस HCl जो रिएक्ट करके क्या बना रहा है, MgCl2 प्लस H2, और ये हो गई हमारी यहाँ पे बैलेंस्ड इक्वेशन। तो देखो जब मैग्नीशियम रिएक्ट करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ तो ये मैग्नीशियम क्या करता है, यहाँ से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करता है और Cl के साथ अटैच हो जाता है। ठीक है, अब Cl के साथ अटैच होते ही वो किसकी फॉर्मेशन कर लेगा, MgCl2 की, और साथ में हाइड्रोजन गैस की। ठीक है, अब देखो यहाँ पे सिंगल एक एलिमेंट को एक ही बार डिस्प्लेस किया गया है। तो ये कौन सी रिएक्शन हो गई हमारी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब बारी आती है सेकंड केमिकल इक्वेशन की। तो सेकंड केमिकल इक्वेशन में है हमारे पास NaOH प्लस HCl गिव्स NaCl प्लस H2O। तो देखो इस इक्वेशन में क्या है, इसमें हमारे पास डबल डिस्प्लेसमेंट देखने को मिलेगी। यानी अगर हम Na को ब्रेक डाउन करें तो ये Na प्लस OH नेगेटिव, ऐसे ही H प्लस Cl नेगेटिव। तो जो Na है वो क्या करता है, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करता है और Cl के साथ अटैच हो जाता है। वहीं जो हमारा OH है वो किसके साथ अटैच हो जाएगा, H के साथ, और किसकी फॉर्मेशन करेगा, H2O की। अब जो है ये हमारी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है और हम यहाँ पे ध्यान से देखें तो यहाँ पे हमारे क्या क्रिएट हो रहे हैं, आयंस क्रिएट हो रहे हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव कैटायन और एनायन, और जिसकी वजह से हमारे एक न्यू मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन हो रही है। और वो फॉर्मेशन कौन से मॉलिक्यूल की है, NaCl जिसे हम बोलते हैं सॉल्ट यानी सोडियम क्लोराइड, और दूसरा है हमारा H2O जिसको हम बोलते हैं वाटर। ठीक है, अब तो ये हमारी किस तरीके की रिएक्शन हो गई, दो बार डिस्प्लेसमेंट हो रही है तो यहाँ पे हम इसे कौन सी रिएक्शन बोलेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो यहाँ पे हमारा कौन सा ऑप्शन सही जाएगा कि जो फर्स्ट है वो हमारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है एंड सेकंड जो है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। तो ऑप्शन नंबर 20 का क्या होगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला गया है, टू बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन टू द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई शुड रिस्पेक्टिवली बी। हमारे पास यहाँ केमिकल इक्वेशन गिवन है जिसमें हमारे पास एक्स और वाई दिया है। ये जो मिसिंग एक्स और वाई है हमें इसी की वैल्यूज को निकालना है। तो देखो यानी ये किस टॉपिक पे हो गई, अगर मैं यहाँ टॉपिक के बारे में बात करूं, बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन। ठीक है, तो केमिकल इक्वेशन की बैलेंसिंग पे भी क्वेश्चंस है पीवाईक्यूज में। तो फर्स्ट हमारे पास जो रिएक्शन है हम उसे नोट डाउन करेंगे, ट्वाइस ऑफ NaOH प्लस, बॉक्स बनाते हैं x की जगह पे Al2O3 गिव्स y की जगह पे बॉक्स NaAlO
O2 प्लस H2O। अब हिट एंड ट्रायल मेथड, कौन सा मेथड कराया था हम लोगों ने, जब ये 10th में जब हमने केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन पढ़ा था, तो बैलेंसिंग में हमने कौन सा यूज किया था मेथड, वो था हमारा हिट एंड ट्रायल मेथड। तो यहाँ पे हम लिखेंगे LHS और RHS। LHS में हो गए हमारे सारे रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स, और हमारे जो RHS में है उसमें सारे प्रोडक्ट के। तो LHS में देखो NaOH और Al, यही LHS में होंगे और यही RHS में होंगे। तो सबसे पहले LHS में हमारे पास सोडियम कितने हैं, 2। RHS में सोडियम नहीं है, वो कितना है, सिंगल 1। O हमारा जो है LHS में यानी रिएक्टेंट में है टोटल 3 2 5, और यहाँ हमारे पास RHS में है टोटल 3। H जो है वो है 2, नेक्स्ट RHS में भी 2। Al जो है वो इधर 2 है और उधर सिंगल 1 है। तो यहाँ पे अगर हम बैलेंसिंग देखें तो जो हमारा हाइड्रोजन है वो क्या है, बैलेंस है। अब यहाँ पे हमारा जो Al है वो ट्वाइस है, और यहाँ पे हमारा RHS में जो Al है वो क्या है, सिंगल 1 है। तो यहाँ पे इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जो हमारा Al है वो ट्वाइस में चला जाएगा। अब देखो जब हमने Al को बैलेंस किया, तो बैलेंस करने से क्या होगा, Na भी कितना हो गया, 2, यानी ये 1 से कितना हुआ, 2। O कितना हो गए, 2 2 4 और 1 5, यानी ये भी हमारा कैंसिल होके कितना आ गया, 5। और हमारी ऑलरेडी बाकी चीजें बैलेंस थी। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि Al2O3 में जो X की वैल्यू है वो क्या होगी, 1। यानी अगर हम यहाँ पे ट्वाइस ऑफ NaOH को रिएक्ट कराएंगे Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड से, तो हमारा सोडियम एल्यूमिनेट ऑक्साइड और हाइड्रोजन सॉरी वाटर की फॉर्मेशन होगी। तो X की वैल्यू कितनी हो गई, 1, और Y की वैल्यू हो गई हमारी 2, यानी इसका भी ऑप्शन नंबर बी क्या है, करेक्ट आंसर। Question number 4, state whether the given chemical reaction is a redox reaction or not। हमें ये जस्टिफाई करना है, हमें ये बताना है कि जो हमारे पास ये केमिकल रिएक्शन गिवन है वो रिडॉक्स रिएक्शन है या नहीं है, और हमें उस आंसर को जस्टिफाई भी करना है। तो सबसे पहले देखो रिएक्शन यहाँ नोट डाउन करेंगे, MnO2 मैग्नीशियम ऑक्साइड को रिएक्ट कराया गया है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, जिससे यहाँ पे हमारी किसकी फॉर्मेशन हुई है, MnCl2 प्लस ट्वाइस ऑफ वाटर प्लस Cl2 की। तो देखो रिडॉक्स रिएक्शन कौन सी होती है, जिसमें ऑक्सीडेशन भी होता है और रिडक्शन भी होता है। अगर हम बेसिक सी लैंग्वेज में बात करें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की, तो जो हमारा ऑक्सीडेशन होता है वो कौन सी रिएक्शन होती है, ऑक्सीडेशन के केस में हमें लॉस ऑफ हाइड्रोजन देखने को मिलेंगे। यानी अगर जो भी कंपाउंड अपने अंदर से हाइड्रोजन का लॉस करता है उसे हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन, या फिर गेन ऑफ ऑक्सीजन, उसको भी हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारे पास इसमें क्या है, वो है रिडक्शन। तो रिडक्शन के केस में ऑक्सीडेशन का एकदम क्या हो जाएगा, अपोजिट, यानी जो वहां पे लॉस ऑफ हाइड्रोजन हो रहा था यहाँ पे क्या हो जाएगा, उसका गेन हो जाएगा, या फिर लॉस ऑफ क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन। अब देखो दोनों चीजों को साथ में याद करोगे कंफ्यूजन होगी। तो ऑक्सीडेशन में या तो हाइड्रोजन के केस से समझो ऑक्सीडेशन रिडक्शन, या ऑक्सीजन के केस से समझो ऑक्सीडेशन रिडक्शन। लेकिन ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो रही है, यानी हाइड्रोजन भी लॉस हो रहा है और ऑक्सीजन भी लॉस हो रहा है प्रोडक्ट के अंदर, उसको हम बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। तो सबसे पहले यहाँ पे हम प्रोडक्ट देखेंगे और रिएक्टेंट देखेंगे। तो ये है हमारा इसमें रिएक्टेंट और ये है हमारे इसमें प्रोडक्ट। अब देखो रिएक्टेंट में है हमारे पास MnO2 यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड और HCl। तो रिएक्टेंट को देखकर ही हम यहाँ पे ये पता करेंगे कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका रिडक्शन। तो देखो मैग्नीशियम ऑक्साइड MnO2 से क्या बन रहा है, MnCl2, यानी मैग्नीशियम पे पहले ऑक्सीजन थे, अब क्या हो गया, क्लोरीन हो गया, यानी उसमें ऑक्सीजन हट गया है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन हुआ है। तो जिसका लॉस होता है उसे हम क्या बोलते हैं, रिडक्शन।
यानी यहाँ पे क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है। क्यों? क्योंकि पहले मैग्नीशियम के पास ऑक्सीजन प्रेजेंट था, अब मैग्नीशियम के पास कौन आ गया है, क्लोरीन आ गया है। यानी रिडक्शन किसका हुआ यहाँ पे, मैग्नीज का। अब HCl में देखो, HCl हाइड्रोजन क्लोराइड, ठीक है। अब हाइड्रोजन क्लोराइड से जो हमारा Cl है उसमें रिएक्टेंट के पास हाइड्रोजन तो है, लेकिन प्रोडक्ट में जो Cl2 है वो क्या हो गया, अकेला। यानी इसमें से हाइड्रोजन का लॉस हुआ है, और जिसका लॉस होता है हाइड्रोजन का उसे हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। यानी यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, ऑक्सीडेशन देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लॉस ऑफ हाइड्रोजन हुआ है। तो अब हमें यहाँ पे अपने आंसर को जस्टिफाई करना है। तो जस्टिफाई कैसे करोगे, देखो, जस्टिफाई में लिखेंगे कि जो हमारा ये, देखो सबसे पहले यहाँ पे हमने ये चेक किया कि जो हमारी ये रिएक्शन है वो रिडॉक्स रिएक्शन है या नहीं है। तो ये हमारी एक रिडॉक्स रिएक्शन है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे दिस गिवन रिएक्शन इज, दिस गिवन रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। वो एक रिडॉक्स रिएक्शन का क्या है, एग्जाम्पल है। अब अगर ये रिडॉक्स रिएक्शन का एग्जाम्पल है, जस्टिफाई करने का मतलब ये है कि हमें इसमें ये बताना है कि किसका ऑक्सीडेशन हुआ है और किसका रिडक्शन हुआ है। तो देखो वो मैंने समझा दिया है, लेकिन उसको थ्योरेटिकल कैसे लिखोगे, तो यहाँ पे लिखा जाएगा अ सब्सटेंस इज ऑक्सीडाइज्ड व्हेन इट रिसीव्स या फिर गेन और लॉसेस हाइड्रोजन ड्यूरिंग अ प्रोसेस and a material is decreased when it loses oxygen और absorbs हाइड्रोजन। एब्जॉर्ब बोलो या फिर गेन बोलो, बात एक ही है, ड्यूरिंग अ प्रोसेस। तो ये हो गई तुम्हारी रिडॉक्स रिएक्शन की डेफिनेशन। अब इस कंडीशन में जो HCl है उसने हाइड्रोजन लॉस किया था, तो HCl लॉसेस हाइड्रोजन इन द प्रोसेस टू जनरेट, क्या बनाने के लिए, Cl2, ठीक है। इस वजह से यहाँ पे हमारा ये एग्जाम्पल दे दिया है कि जो HCl है उसने हाइड्रोजन को लॉस किया है, जिससे क्या बना है, Cl2। और ऐसे ही यहाँ पे हमारा जो MnO2 है उसने लॉस किया है ऑक्सीजन को, जिससे क्या बना है, MnCl2। तो इस तरीके से सबसे पहले रिडॉक्स रिएक्शन को हम यहाँ ने देखा कि क्या वो केमिकल रिएक्शन सच में रिडॉक्स रिएक्शन है या नहीं है, और अगर रिडॉक्स रिएक्शन होगी तो ही आंसर को जस्टिफाई करना है, अनदरवाइज आंसर को जस्टिफाई नहीं करना है। सिंपल ये लिख देना है कि ये जो हमारी रिएक्शन है वो एक रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला गया है, अब मेटल नाइट्रेट, एक मेटल नाइट्रेट है, यानी नाइट्रेट के साथ कोई एक मेटल है जिसको हमने क्या नाम दिया है, ए। उसको जब हीट करते हैं जिससे हमें क्या मिलता है, मेटल ऑक्साइड अलोंग विद द इवोल्यूशन ऑफ ब्राउन कलर्ड गैस बी। मतलब जब हम मेटल नाइट्रेट ए को रिएक्ट कराते हैं किसी मेटल ऑक्साइड के साथ, तो उसमें हमारी कौन सी गैस निकलती है, एक गैस निकलती है जो किस कलर की है, ब्राउन कलर की, ठीक है। अब देखो, एंड विच हेल्प्स इन बर्निंग, जिसका काम कहाँ आता है, बर्निंग में, यानी जलाने में काम आएगा कंपाउंड्स को। aqueous solution of A when reacted with potassium iodide forms a yellow precipitate, identify A and B। तो देखो, जब हम A यहाँ पर हो गया वो हमारा मेटल नाइट्राइट, यानी नाइट्राइट के साथ, सॉरी नाइट्रेट के साथ मेटल लग रहा है। दूसरा है जब हम ए का कौन सा सॉल्यूशन लेते हैं, एक्वस सॉल्यूशन लेते हैं और उसे रिएक्ट कराते हैं
पोटेशियम आयोडाइड के साथ, तो उससे हमारा यहाँ पे एक प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है जो किस कलर का है, येलो कलर का है। ठीक है, तो हमें उस ए का नाम बताना है और साथ में हमें यहाँ पे जो हमारी ये बी कौन सी गैस है, ब्राउन कलर की गैस है, उसका नाम बताना है। तो देखो यहाँ पे जो हमारा मेटल कंपाउंड यूज हुआ है, यानी ये जो मेटल है वो कौन सा है, सबसे पहले जो हमारा मेटल है वो है लेड, यानी पीबी। तो जब हम पीबी को रिएक्ट कराते हैं, पीबी नाइट्रेट है, सॉरी लेड नाइट्रेट, तो ये हो जाएगा PbNO3 इसको जब हम हीट करते हैं तो हीट करने से हमारा बनता है PbO लेड ऑक्साइड और साथ में बनता है हमारा इसमें NO2। ठीक है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। अब अगर हम इसको बैलेंस करें तो ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ PbO and twice of PbNO3O2 and 4 times of NO2। और अगर हम दूसरी रिएक्शन की बात करें तो ये फर्स्ट रिएक्शन हो गई और ये है हमारी सेकेंड रिएक्शन। तो सेकेंड रिएक्शन में हमारे पास क्या है, यही लेड नाइट्रेट PbNO3 इसको जब हम पोटेशियम आयोडाइड के साथ ट्वाइस ऑफ PbNO3 पोटेशियम नाइट्राइड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो ये बनता है हमारा PbI2 प्लस, यानी लेड ऑक्साइड और साथ में कौन सी गैस निकलेगी इसमें, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ठीक है, अब देखो होगा क्या इसमें, वन मोर थिंग, यहाँ पे जो है हमारी पोटेशियम भी है तो यहाँ पे होगा हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। वो कैसे, देखो PbNO3 है, इसको अगर हम ब्रेक करेंगे PbNO3 प्लस KI है। ठीक है, ब्रेक करेंगे Pb2 पॉजिटिव NO3 नेगेटिव, ये हो जाएगा K पॉजिटिव और I नेगेटिव, तो PbI के साथ जाएगा तो ये हो जाएगा PbI2 और ये हो जाएगा हमारा KNO3 यानी पोटेशियम नाइट्राइट, ये हो गया KNO3। बैलेंसिंग करेंगे तो ट्वाइस ऑफ KI एंड ट्वाइस ऑफ KNO3। तो अब देखो होगा क्या, यहाँ से अगर हम अपने ए और बी कंपाउंड की बात करें तो जो हमारा ए है वो क्या हो गया, लेड, दिस वन, और जो हमारा बी है ब्राउन कलर की गैस वो कौन सी है, वो है हमारी इसमें नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, यानी ए में आएगा हमारा लेड मेटल और बी है हमारा इसमें नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। Question number 6. What is observed after about 1 hour of adding the strips of copper and aluminium separately to ferrous sulfate solution filled in 2 beakers? तो देखो मानो एक बीकर ये रहा हमारे पास और एक बीकर ये रहा। अब इन दोनों बीकर्स में हुआ क्या, दोनों में क्या बोला गया, व्हाट इज ऑब्जर्व आफ्टर अबाउट 1 hour ऑफ एडिंग द स्ट्रिप्स ऑफ कॉपर। इसमें ये हमारी कॉपर की स्ट्रिप है और ये किसकी स्ट्रिप है, कॉपर की। ठीक है, अनदर स्ट्रिप है हमारी, सॉरी एल्यूमिनियम की, तो ये हो जाएगा Al। और कौन सा सोल्यूशन है, फेरस सल्फेट यानी FeSO4 और इसमें भी क्या है, FeSO4 है। ठीक है, नेम द रिएक्शन इफ एनी चेंज इन कलर इज नोटिस, हमें यहाँ पे रिएक्शन बतानी है और अगर कोई कलर चेंज हो रहा है तो उसको भी यहाँ पे मेंशन करना है और उसकी केमिकल इक्वेशन को भी लिखना है। तो देखो जब Cu को हम FeSO4 के साथ रिएक्ट कराते हैं, Cu जो है वो FeSO4 के सॉल्यूशन में पड़ा है तो वो जब उसके साथ रिएक्ट करेगा तो हमें उसमें किसी भी तरीके का चेंज देखने को नहीं मिलेगा। और उसका रीजन क्या है, उसका रीजन ये है कि जो हमारा कॉपर है वो क्या होता है, लेस रिएक्टिव होता है, लेस रिएक्टिव देन Fe, यानी फेरस से, आयरन से कम रिएक्टिव होता है। सो इस वजह से Cu कैन नॉट डिस्प्लेस, वो डिस्प्लेस नहीं कर पाता है Fe को FeSO4 के सॉल्यूशन से, यानी कैन नॉट डिस्प्लेस आयरन फ्रॉम अ फेरस सल्फेट सॉल्यूशन।
तो ये तो हो गया फर्स्ट बीकर के केस में कि यहाँ पे किसी भी तरीके का कोई चेंज देखने को नहीं मिलेगा, यानी कोई रिएक्शन नहीं होगी, नो रिएक्शन अकर। जब कोई चेंज ही नहीं आया तो किसी तरीके की रिएक्शन तो होने से रही। अब सेकंड केस है हमारे पास FeSO4 और Al को। तो जब हम Al को FeSO4 के साथ रिएक्ट कराते हैं तो वहां पे हमारा बनता है Al2SO4 प्लस Fe। बैलेंस करेंगे, ट्वाइस ऑफ Al2 plus Al2SO4 and दिस वन। अब देखो होगा क्या, अगर हम यहाँ पे देखें तो Al जब FeSO4 के साथ रिएक्ट कर रहा है तो वो Al2SO4 4 3 की फॉर्मेशन कर रहा है। अब होगा क्या, जो हमारा ये रिएक्शन है इसमें हम देखेंगे तो इसका सोल्यूशन हम लिखेंगे कि जब when Al is added to FeSO4 aqueous, जब हम मेटल Al को एक्वस सॉल्यूशन में डालते हैं FeSO4 के, तो उस कंडीशन में वहां हमें कलर चेंज देखने को मिलेगा। कौन सा कलर? द ग्रीन कलर ऑफ FeSO4। जो हमारा FeSO4 का ग्रीन कलर है वो डिसअपियर हो जाएगा, यानी गायब हो जाएगा। और जो हमारा Fe इसके अंदर प्रेजेंट है, ठीक है, वो उस रिएक्शन की वजह से नीचे सेटल डाउन हो जाएगा एंड द Fe इज सीन setting down as the reaction occurs। क्यों? क्योंकि जो Al है वो Fe से क्या है, मोर रिएक्टिव है, इस वजह से यहाँ पे हमें कलर चेंज देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। तो क्या बोला गया क्वेश्चन नंबर 7 में, अ स्टूडेंट वांट्स टू स्टडी अ डीकंपोजिशन रिएक्शन बाय टेकिंग फेरस सल्फेट क्रिस्टल। तो एक स्टूडेंट है वो डीकंपोजिशन रिएक्शन के बारे में पढ़ना चाहता है, जिसमें उन्होंने क्या करा है, रिएक्शन करी है, किसमें, क्या लिया है, फ्यू फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स, उसने फेरस सल्फेट के क्रिस्टल्स लिए हैं। अब राइट टू प्रिकॉशंस ही मस्ट ऑब्जर्व व्हाइल परफॉर्मिंग द एक्सपेरिमेंट। देखो वो डिकम्पोजिशन रिएक्शन करना चाहता है फेरस सल्फेट क्रिस्टल से, और साथ में हमें यहाँ पे ये बताना है कि उसे कौन से 2 प्रिकॉशंस का ध्यान रखना है जब वो इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करे। तो सबसे पहले देखो, जब हमारा फेरस सल्फेट क्रिस्टल के साथ हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन करेंगे तो उस दौरान होगा क्या, फेरस सल्फेट का क्रिस्टल है यानी FeSO4 0.7H2O, ये क्या है, ये है हमारा इसमें फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स। अब ये जो फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स है ये किस कलर के होते हैं, ये होते हैं हमारे लाइट ग्रीन कलर के। डीकम्पोजिशन रिएक्शन है तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन जो है वो लाइट इलेक्ट्रिसिटी और साथ ही साथ जो है वहां पे हमारी हीट के बेसिस पर होती है। तो यहाँ पे जब हम फेरस सल्फेट के क्रिस्टल्स को हीट करते हैं तो हीट करने पे जो हमारा FeSO4 है .7H2O है वो ब्रेक डाउन हो जाता है किसमें, FeSO4 में, यानी फेरस सल्फेट में। तो इसको हम क्या नाम देंगे, ये है व्हाइट एनहाइड्रस। एनहाइड्रस का मतलब क्यों है, क्योंकि देखो जो हमारे क्रिस्टल्स थे वो हमारी वाटर्स की फॉर्म में थे, इसमें वाटर प्रेजेंट था, लेकिन इसमें वाटर के पार्टिकल्स नहीं प्रेजेंट, तो ये हो जाएगा हमारा एनहाइड्रस फेरस सल्फेट। अब जब हम दोबारा से इस एनहाइड्रस फेरस सल्फेट को क्या करेंगे, हीट करेंगे, तो ये जो हमारा FeSO4 है ये चेंज हो जाएगा Fe2O3 में, यानी ब्राउन कलर का होगा, और ये क्या बनाएगा, हमारा फेरिक ऑक्साइड। अब देखो यहाँ पे तो हो गई हमारी रिएक्शन के, जब हम फेरस सल्फेट के साथ डिकम्पोजिशन रिएक्शन करेंगे तो। अब बात आती है कि क्या क्या प्रिकॉशंस का ध्यान रखना है। तो सबसे पहला प्रिकॉशन ये है कि अगर हम इस एक्सपेरिमेंट को बॉइलिंग ट्यूब के अंदर करते हैं तो जो हमारा बॉइलिंग ट्यूब का माउथ है वो क्या होना चाहिए, पतला नहीं होना चाहिए। रीजन क्या है इसमें,
डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक होगी, हीट रिलीज करेगी तो ज्यादा अमाउंट में हीट रिलीज होगी। अगर हमारा बॉइलिंग ट्यूब का जो नेक रीजन है या फिर माउथ रीजन है वो पॉइंटेड होगा तो उसमें से हीट जो है वो स्पीडली नहीं निकल पाएगी। तो सबसे पहला क्या है, द माउथ ऑफ द बॉइलिंग ट्यूब शुड नॉट बी पॉइंटेड। और सेकंड प्रिकॉशन क्या है, सेकंड प्रिकॉशन ये है कि हमें अगर हम इस जो एक्सपेरिमेंट है उसको टेस्ट ट्यूब में कर रहे हैं तो हमें जो टेस्ट ट्यूब होल्डर है उसको साथ में रखना है। क्यों? क्योंकि हीट रिलीज होगी और बॉइलिंग ट्यूब अगर हीट रिलीज करेगी तो वो गर्म हो जाएगी। तो सबसे बेस्ट प्रिकॉशन क्या है इसमें का एक लिखने के लिए, टेस्ट ट्यूब होल्डर मस्ट बी यूज while heating the test tube। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज ऑब्जर्व व्हेन अ सॉल्यूशन ऑफ सोडियम सल्फेट इज एडेड टू अ सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड टेकन इन अ टेस्ट ट्यूब। अगर हम एक टेस्ट ट्यूब के अंदर सोडियम सल्फेट के सॉल्यूशन के साथ ऐड करेंगे बेरियम क्लोराइड के सॉल्यूशन को तो क्या हमें देखने को मिलेगा, क्या हमारे पास प्रोडक्ट आएंगे। साथ ही साथ हमें इक्वेशन भी लिखनी है इस केमिकल रिएक्शन की और हमें नाम बताना है कि किस टाइप की रिएक्शन हुई है। तो हमने किस किस के सॉल्यूशन लिए हैं, पहला है हमारा इसमें सॉल्यूशन ऑफ सोडियम सल्फेट यानी Na2SO4। Na2SO4 को जब हम बेरियम क्लोराइड यानी BaCl2 के साथ रिएक्ट कराएंगे तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या बनेंगे। तो देखो Na2SO4 को अगर हम आयंस के फॉर्म में तोड़े तो हो जाएगा Na प्लस और SO4 2 नेगेटिव। BaCl2 को तोड़ेंगे तो हो जाएगा Ba2 प्लस और Cl नेगेटिव। अब होगा क्या कि ये जो हमारा Na प्लस है, ठीक है, वो किस के साथ चला जाएगा, Cl नेगेटिव के साथ, तो ये बन जाएगा NaCl। और Ba2 पॉजिटिव SO4 2 नेगेटिव के साथ बनेगा यानी BaSO4। तो रिएक्शन में हमें क्या मिला, BaSO4 प्लस NaCl। रिएक्शन को बैलेंस करेंगे तो हो जाएगा Na2SO4 प्लस BaCl2। साथ में प्रोडक्ट में मिलेगा BaSO4 प्लस ट्वाइस ऑफ NaCl। अब देखो इस रिएक्शन में हुआ क्या, इसमें सिंपल सी चीज ये देखने को मिलेगी कि जब हम बेरियम क्लोराइड के सॉल्यूशन को सोडियम सल्फेट के सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट कराएंगे या मिक्स करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास एक प्रेसिपिटेट की फॉर्मेशन होती है। देखो NaCl तो हो गया हमारा सॉल्ट, लेकिन इसमें हमारे पास जो सॉल्यूशन के अंदर BaSO4 है वो क्या मिलेगा, प्रेसिपिटेट। कैसा प्रेसिपिटेट, इनसॉल्यूबल प्रेसिपिटेट। और जिस रिएक्शन के अंदर प्रेसिपिटेट की फॉर्मेशन हो उस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो यहाँ पे हम लिखेंगे टाइप ऑफ रिएक्शन वो कौन सी है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो देखो यहाँ पे केमिकल इक्वेशन लिख दी हमने, केमिकल रिएक्शन नोट डाउन हो गई है, टाइप ऑफ रिएक्शन। लेकिन इस रिएक्शन के केस में हुआ क्या है वो कैसे लिखेंगे, तो सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में हम यहाँ लिखेंगे व्हेन सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट आर मिक्स्ड टुगेदर, then an insoluble precipitate of barium sulfate
एंड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड इज ऑब्टेन्ड। ठीक है, अब देखो, अब इसके बाद ये तो हो गया इस रिएक्शन के अंदर कौन सा केस हुआ है, और साथ में हम यहाँ पे ये भी लिखेंगे हेंस इट इज अ प्रेसिपिटेशन। और प्रेसिपिटेशन किसका एक एग्जाम्पल है, वो है हमारा डीकम्पोजिशन रिएक्शन का। ठीक है, हेंस इट इज अ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ये कैसी रिएक्शन है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है, और ये किसका एग्जाम्पल होती है, किसका टाइप होती है, तो वो है हमारी इसमें डीकम्पोजिशन रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेट द चेंज इन कलर ऑब्जर्व्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस मेंशनिंग द रीजन। तो देखो, हमारे पास कुछ केसेस गिवन है और हर एक केस में हमारे यहाँ पे कलर चेंज देखने को मिलेगा। तो सबसे पहला फर्स्ट है हमारे पास सिल्वर क्लोराइड इज एक्सपोज्ड टू सनलाइट। तो सिल्वर क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है, AgCl। इसको हमने एक्सपोज किया है किसके प्रेजेंस में, सनलाइट के प्रेजेंस में। तो जो हमारा AgCl है वो चेंज हो जाएगा किसमें, बाय प्रोडक्ट Ag प्लस Cl2। रिएक्शन को बैलेंस करेंगे तो ट्वाइस ऑफ AgCl सनलाइट से एक्सपोज होके ट्वाइस ऑफ Ag प्लस Cl2 की फॉर्मेशन करेगा। और जब हमारा जो AgCl है वो कैसा है, वो है हमारा इसमें व्हाइट सॉलिड, व्हाइट सॉलिड। लेकिन जैसे ही वो एक्सपोज होता है सनलाइट के प्रेजेंस में, तो जो हमारा AgCl है वो डिकम्पोज हो जाएगा किसमें, सिल्वर मेटल और क्लोरीन गैस में, जिसमें जो सिल्वर मेटल है यानी Ag है वो किस कलर का होगा, ग्रे कलर का। और यही हमारा इस रिएक्शन के अंदर केमिकल सॉरी कलर चेंज को शो करेगा। और ये किस तरीके की रिएक्शन है, ये लाइट के प्रेजेंस में रिएक्शन हुई है, तो इसको हम बोलेंगे फोटोकेमिकल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। क्वेश्चन नंबर पार्ट 2 में हमारे पास इसमें बोला गया है अ पीस ऑफ जिंक इज डिप्ड इन फेरस सल्फेट सॉल्यूशन। यानी जिंक के पीस को हमने किस में डिप किया है, फेरस सल्फेट सॉल्यूशन में। तो ये हो जाएगा Zn को जब हमने FeSO4 सॉल्यूशन में डिप किया तो ये हमारा किस में चेंज हो जाएगा, प्रोडक्ट मिलेगा हमें ZnSO4 प्लस Fe। ठीक है, अब इसमें होगा क्या, जो हमने कलर लिया था, ठीक है, जो जिंक ZnSO सॉरी Zn है वो तो हो गया जिंक यानी मेटल, उसको जब हमने FeSO4 के सॉल्यूशन में डिप किया तो उसकी मदद से हमारा जो रिएक्शन में प्रोडक्ट मिले हैं वो है ZnSO4 और Fe। और इसमें जो हमारा सॉल्यूशन का कलर है वो क्या हो जाएगा, लाइट ग्रीन से एकदम कलरलेस। यानी जो हमारा FeSO4 है वो क्या है, लाइट ग्रीन कलर का। लेकिन जो प्रोडक्ट हमारी रिएक्शन होने के बाद, जो रिएक्शन के बाद प्रोडक्ट बनेगा वो कैसा होगा, कलरलेस। और ये हमारा एक तरीके की कैसी रिएक्शन है, देखो, अगर हम बात करें तो Zn ने क्या करा है, FeSO4 में से Fe को एलिमिनेट किया है, Fe को डिस्प्लेस किया है। तो ये हमारी कौन सी रिएक्शन हो गई, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गई। और एक चीज यहाँ पे हम ये देखेंगे कि जो हमारा लाइट ग्रीन कलर था वो कलरलेस हो गया, और जिसमें Fe जो है वो किस कलर का होगा, रेडिश ब्राउन कलर का देखने को मिलेगा, किसके ऊपर, जिंक के ऊपर। थर्ड हमारे पास इसमें गिवन है कॉपर पाउडर इज स्ट्रांगली हीटेड इन एयर। कॉपर पाउडर को हम क्या कर रहे हैं, स्ट्रांगली हीट कर रहे हैं एयर में। तो देखो, कॉपर है Cu, जब उसको हम ऑक्सीजन यानी एयर में हीट करेंगे तो इससे हमारा क्या बनेगा, CuO यानी कॉपर ऑक्साइड। तो रिएक्शन को बैलेंस करने पे ट्वाइस ऑफ CuO प्लस O2 गिव्स CuO। अब देखो, जो हमारा कॉपर पाउडर है जब हम इसे स्ट्रांगली हीट करते हैं एयर की प्रेजेंस में यानी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराते हैं, तो जो हमारा कॉपर है वो किस में चेंज हो जा रहा है, CuO में, जिसको हम क्या बोलेंगे, कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, और जो हमारा कॉपर ऑक्साइड है वो किस कलर का होता है, ब्लैक कलर का। ठीक है, और साथ में हम ये देखेंगे कि जो Cu है उसके साथ ऑक्सीजन ऐड हो रही है, तो ये किस तरीके की रिएक्शन हो गई, ये हो गई हमारी इसमें ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब
जो हमारा कॉपर ऑक्साइड है वो ब्लैक है, लेकिन जो हमारा कॉपर था वो किस कलर का था, वो था हमारा रेडिश ब्राउन कलर का। तो जो रेडिश ब्राउन कलर है वो किस में चेंज हुआ है, ब्लैक में चेंज हुआ है। और ये पेपर में रिपीटेड क्वेश्चन है कि हमारे से इसमें क्या पूछा जाता है, कलर के बेसिस पे क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें ZnFeSO4 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें काफी बार क्वेश्चन रिपीट होकर के भी आया है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10, विद द हेल्प ऑफ अप्रोप्रिएट एग्जांपल जस्टिफाई दैट सम ऑफ द केमिकल रिएक्शंस आर डिटरमाइंड बाय चेंज इन टेम्परेचर, इवोल्यूशन ऑफ गैस और चेंज इन कलर। तो देखो हमें एग्जांपल्स देने हैं जिसमें ये बताना है कि केमिकल रिएक्शन की वजह से को करने के लिए टेम्परेचर भी चेंज करना पड़ता है, गैस की इवोल्यूशन भी होती है और कलर भी चेंज देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे चेंज इन टेम्परेचर में। फर्स्ट है हमारा इसमें चेंज इन टेम्परेचर। तो चेंज इन टेम्परेचर का बेस्ट एग्जांपल वो ये है कि देखो, जब हम जिंक के ग्रेन्यूल्स को रिएक्ट कराते हैं H2SO4 के साथ, यानी जब जिंक जो है हमारा रिएक्ट करेगा H2SO4 के साथ, तो उससे हमारे रिएक्शन में जो प्रोडक्ट मिलेंगे वो होंगे ZnSO4 और साथ में H2 गैस। अब देखो, जब जिंक को H2SO4 के साथ रिएक्ट कराते हैं, ठीक है, तो जो हमारा रिएक्शन के दौरान टेम्परेचर होता है वो इंक्रीज होता है, यानी इस कंडीशन में टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज होगा। और जिस कंडीशन में टेम्परेचर इंक्रीज हो, वो किस तरीके की रिएक्शन होती है, वो होती है हमारी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अगर हमें हीट देनी पड़े तो एंडोथर्मिक रिएक्शन, और अगर हीट एवॉल्व हो रही है, हीट निकल रही है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो वो हो गई हमारी एक्सोथर्मिक रिएक्शन। सेकेंड है हमारे पास इसमें इवोल्यूशन ऑफ गैस, ठीक है। इवोल्यूशन ऑफ गैस में भी अगर हम देखें तो सेम रिएक्शन देख सकते हैं कि ZnH2SO4 के साथ जब रिएक्ट कर रहा है, इवोल्यूशन ऑफ गैस का एग्जांपल, तो इवोल्यूशन ऑफ गैस का एग्जांपल हो गया जब हम Na2SO3, यानी ये हो गया हमारा सल्फाइड सोडियम सल्फाइड को जब हम रिएक्ट कराते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, तो हमारा इसमें बनता है NaCl प्लस H2O और साथ में SO2। ठीक है, रिएक्शन बैलेंस करेंगे, ट्वाइस ऑफ HCl प्लस ट्वाइस ऑफ NaCl। अब ये जो हमारा SO2 है ये क्या हो गई, ये है हमारी इसमें सल्फर डाइऑक्साइड, और इस रिएक्शन हमारी सल्फर डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलेगी। तो ये हो गया इवोल्यूशन ऑफ गैस का एग्जाम्पल। एंड लास्ट हमें देना है इसमें क्या, चेंज इन कलर। तो चेंज इन कलर के अभी हमने देखे काफी सारे एग्जाम्पल्स, जैसे थर्ड में हमारे पास चेंज इन कलर में हम एग्जाम्पल लिख सकते हैं, कॉपर को जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराएंगे तो क्या बनेगा हमारा कॉपर ऑक्साइड। तो ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ Cu प्लस O2 गिव्स 2CuO, जिसमें कॉपर ऑक्साइड किस कलर का है, वो है हमारा इसमें ब्लैक, और जो Cu है वो क्या है, रेडिश ब्राउन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, अ शाइनिंग मेटल M ऑन बर्निंग गिव्स अ डेजलिंग व्हाइट फ्लेम एंड चेंजेस टू अ व्हाइट पाउडर N। तो एक हमारे पास मेटल है M जो रिएक्ट कर रहा है, और रिएक्ट करने के साथ किसके साथ, देखो बर्न किया जा रहा है, यानी एयर की प्रेजेंस में बर्न किया जाएगा, तो वो हो गई ऑक्सीजन। उसके साथ रिएक्ट करने पर हमें क्या मिलता है, एक सब्सटेंस मिलता है जो व्हाइट पाउडर की फॉर्मेशन हो रही है, उसका नाम क्या है, एन। आइडेंटिफाई एम एंड एन। तो देखो इसका आइडेंटिफाई करेंगे, तो ये जो एम वाला सब्सटेंस है, यानी सॉरी एम वाला जो मेटल है वो है हमारा मैग्नीशियम, जिसको जब हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराते हैं तो क्या बनता है, MgO। और ये जो हमारा MgO है यही क्या है, यही हमारी व्हाइट डेजलिंग फ्लेम के साथ
बर्न होता है और किस फॉर्म में आएगा, पाउडर फॉर्म में, और वो पाउडर भी कैसा होगा, व्हाइट पाउडर होगा। अब देखो क्या बोला गया है, रिप्रेजेंट द अबव रिएक्शन इन द फॉर्म ऑफ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो ये अगर हम इसको बैलेंस करें तो ये होगा ट्वाइस ऑफ Mg प्लस O2 गिव्स 2 MgO। डज M अंडरगो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन इन दिस रिएक्शन, जस्टिफाई। क्या जो हमारा M मेटल है यानी जो मैग्नीशियम है वो ऑक्सीडेशन में गया है या रिडक्शन में गया है। तो देखो जो हमारी ये इक्वेशन है, इस इक्वेशन के अंदर जो हमारा मैग्नीशियम है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बना रहा है, ट्वाइस ऑफ MgO, यानी इसमें ऑक्सीजन ऐड हो रहा है। तो हम ये लिख सकते हैं यस M, या फिर इसको हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, M। कौन सा मेटल था इसमें हमारा, मैग्नीशियम, अंडरगोज ऑक्सीडेशन इन दिस रिएक्शन, यानी इसमें जो हमारा मैग्नीशियम है उसके साथ ऑक्सीजन ऐड हो रहा है और मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये क्या है, इसका नाम हो गया हमारा इसमें मैग्नीशियम ऑक्साइड। और जो हमारा एम मेटल है वो हो जाएगा मैग्नीशियम, और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया, इस वजह से एक ऐसी रिएक्शन हुई, ये एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इन द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर नेम द गैसेस लिबरेटेड एट एनोड एंड कैथोड। तो देखो हमें क्या करना है, वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस करना है, फिर हमें ये बताना है कि कौन कौन सी गैस हमारी लिबरेट होगी एनोड पर भी और कैथोड पर भी, देन व्हाई इट इज। देखो सबसे पहले यहाँ पे हम वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस कराते हैं। तो ये हो गया हमारा H2O इलेक्ट्रोलाइसिस, यानी जब हमने वाटर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी को पास आउट कराया तो हमारे यहाँ पे कौन कौन सी गैस का फॉर्मेशन हुआ, H2 प्लस O2 गैस का। नाउ दिस ट्वाइस ऑफ H2O प्लस 2H2 प्लस O2 हमें ये एज अ प्रोडक्ट मिले। अब पूछा गया कौन कौन सी गैस लिबरेट हो रही है और एनोड पर कौन सी है और कैथोड पर कौन सी है। तो फर्स्ट हम यहाँ पे देखेंगे गैसेस लिबरेटेड एट एनोड एंड कैथोड। एनोड और कैथोड पे कौन सी गैस लिबरेट होगी, तो सबसे पहले एनोड पर जाएगी हमारी ऑक्सीजन गैस, और कैथोड पर होगी हमारी हाइड्रोजन गैस। नेक्स्ट, why is it that the volume of gas collected on one electron is 2 times that on the other electrode। देखो यहाँ पे हमारे पास दो इलेक्ट्रोड है, एनोड और कैथोड। अब हमसे ये पूछा गया है कि क्यों एक गैस की जो कलेक्शन है या एक गैस का जो अमाउंट है वो एक इलेक्ट्रोड में सिंगल है और एक इलेक्ट्रोड में पहले वाले इलेक्ट्रोड से ज्यादा है, 2 टाइम्स ज्यादा है। इसका रीजन क्या है, देखो यहाँ पे अगर हम देखें इस रिएक्शन के अंदर, इस रिएक्शन में जो हमारा ऑक्सीजन है वो कितना प्रेजेंट है, सिंगल वन, 1 मोल, और जो हमारा हाइड्रोजन है उसके कितने मोल्स हैं, 2 मोल्स हैं। तो देखो इसको पार्ट्स दे देते हैं, 1, 2 एंड 3। तो सेकेंड पार्ट का आंसर क्या होगा, सेकेंड पार्ट में हम देखेंगे कि जो हमारी रिएक्शन है, रिएक्शन क्या है, ट्वाइस ऑफ H2O, इसमें जब हमने इलेक्ट्रिसिटी को पास किया तो इलेक्ट्रिसिटी को पास करने की वजह से जो हमारा H2O है वो किस में ब्रेक डाउन हुआ, ट्वाइस ऑफ H2 प्लस O2 में। अब हमारे यहाँ ऑक्सीजन के 1 मोल है और हाइड्रोजन के कितने मोल है, 2 मोल। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस्ड फॉर एवरी 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन
गैस। ठीक है, देखो दो हाइड्रोजन का जब भी हम वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस कराएंगे, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कराएंगे वाटर के अंदर, तो उस कंडीशन में हमारी दो हाइड्रोजन गैस के मोल बनेंगे और एक हमारा सिंगल ऑक्सीजन गैस का मोल बनेगा। इसी वजह से जो कैथोड है, देखो जो कैथोड है उसमें जो हमारा किसका वॉल्यूम, गैस का वॉल्यूम और एनोड के वॉल्यूम से क्या है, ट्वाइस ज्यादा है। थर्ड में बोला गया है व्हाट वुड हैपन इफ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड, क्या होगा अगर हम इसमें डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड को रिएक्ट कराएंगे। तो देखो जब हम वाटर में डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड को रिएक्ट कराएंगे तो उस कंडीशन में क्या होगा कि जो हमारा वाटर है वो पुअर कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। ठीक है, अगर हम उसके अंदर थोड़ा से भी अमाउंट में सल्फ्यूरिक एसिड को ऐड करते हैं, इसकी मदद से क्या होगा, जो हमारा वाटर है वो गुड कंडक्टर हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, सॉरी इलेक्ट्रिसिटी का। तो इस कंडीशन में देखो यहाँ पे हमने क्या करा है, जब हम वाटर के अंदर H2SO4 मिलाएंगे तो उससे क्या होगा, ये हमारा जो वाटर है वो क्या करने लगेगा, कंडक्ट करने लगेगा इलेक्ट्रिसिटी। इसका रीजन क्या है, इसका रीजन ये है, देखो यहाँ पे हम लिखेंगे कि जो हमारा प्योर वाटर होता है, प्योर वाटर इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि उसके अंदर आयंस प्रेजेंट नहीं होते हैं। ठीक है, अब देखो अगर ये हमारा जो वाटर है वो पुअर कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, अगर हम इसमें द एडिशन ऑफ अ स्मॉल अमाउंट ऑफ एन एसिड, कौन से एसिड की बात की गई थी, सल्फ्यूरिक एसिड की, लाइक सल्फ्यूरिक एसिड यानी H2SO4 मेक्स द वाटर a good conductor of इलेक्ट्रिसिटी बाय प्रोवाइडिंग आयंस। अब ये देखो आयंस कौन से होंगे, जब H2SO4 में इलेक्ट्रिसिटी को हम पास करेंगे वाटर के साथ तो H जो है वो टूट जाएगा H2SO4 में, H पॉजिटिव में, और साथ में SO4 2 नेगेटिव में। अब अगर ये आयंस की फॉर्म में ब्रेक डाउन हो गए तो उसमें से हमारा करंट कैरी होगा, यानी करंट आसानी से पास होगा। तो इसको हम लिखेंगे टू कैरी द करंट। ठीक है, अगर हम एसिड को ऐड नहीं करते हैं तो जो हमारा वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस है वो बहुत स्लो होगा और एक पर्टिकुलर रेट में नहीं होगा, यानी H2SO4 को ऐड करने से वाटर क्या करने लगेगा, अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने लगेगा, क्योंकि जो H2SO4 है वो आयंस की फॉर्म में ब्रेक डाउन हो जाएगा H प्लस और SO4 2 नेगेटिव में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सबसे पहले बोला गया डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है, एक्सप्लेन विथ एन एग्जांपल, एक एग्जांपल के थ्रू हमें एक्सप्लेन करना है। तो पहले हम यहाँ पे देखेंगे ए बी एंड सी। ठीक है, देखो फर्स्ट डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में बोला गया है। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, ऐसी रिएक्शन जिसमें आयंस का एक्सचेंज हो रिएक्टेंट के अंदर, उसको हम बोलेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो यानी रिएक्शंस in which there is an exchange of ions between the reactants are called double displacement reaction। अगर हम इसका एग्जाम्पल लें तो देखो एग्जाम्पल क्या होगा, जब हम PbNO3
NO3 2 को रिएक्ट कराते हैं Ki यानी पोटेशियम आयोडाइड के साथ। ये हो गया हमारा लेड नाइट्रेट। जब हम इसको रिएक्ट कराएंगे पोटेशियम आयोडाइड के साथ, तो इससे हमें क्या मिलेगा प्रोडक्ट में? PbI2। इसको बोलेंगे हम लेड आयोडाइड, साथ में KNO3 यानी पोटेशियम नाइट्रेट। रिएक्शन को बैलेंस करेंगे तो ट्वाइस ऑफ KNO3 और ये हो जाएगा 2Ki। ये हो गई डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब ये हुई कैसे देखो, PbNO3 2 है वो ब्रेक डाउन हो जाएगा किस में? Pb2 प्लस में और NO3 2 नेगेटिव में। Ki ब्रेक डाउन हो जाएगा K प्लस में और I 2 नेगेटिव में, सॉरी I नेगेटिव में। अब होगा क्या, ये जो Pb2 प्लस है वो I नेगेटिव के साथ रिएक्ट करता है तो बनता है PbI2। और जो हमारा NO3 2 नेगेटिव है, यहाँ पे ये क्या है? एनायन। इसमें का एनायन दूसरे के कैटायन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा? KNO3। अब इसी के साथ सेकेंड पार्ट में पूछा गया है, अ स्मॉल अमाउंट ऑफ क्विकलाइम इज एडेड टू अ वाटर इन अ बीकर, नेम एंड डिफाइन द टाइप ऑफ रिएक्शन दैट हैज टेकन प्लेस, राइट बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द अबव रिएक्शन एंड द केमिकल नेम ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म। सबसे पहले बोला गया है, जब हम क्विकलाइम में वाटर के अंदर स्मॉल अमाउंट ऑफ क्विकलाइम को ऐड करेंगे तो वाटर बीकर के अंदर क्या देखने को मिलेगा? तो देखो बी पार्ट CaO, ये होता है हमारा क्विकलाइम का फॉर्मूला। तो इस क्विकलाइम को हमने स्मॉल अमाउंट में किसके अंदर ऐड किया है? वाटर के अंदर। तो इससे हमारी किसकी फॉर्मेशन होगी? CaOH2 की। इसे हम बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, अब क्या बोला गया है इसमें नेक्स्ट में? रिएक्शन लिख दी एंड डिफाइन द टाइप ऑफ रिएक्शन दैट हैज टेकन प्लेस। ठीक है, देखो ये जो हमारी रिएक्शन हुई है, यहाँ पे हमारे पास दो रिएक्टेंट है, दो रिएक्टेंट मिल करके एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं यानी कॉम्बिनेशन हो रही है। तो ये किस तरीके की रिएक्शन हो गई? ये हो गई हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो यहाँ लिखेंगे रिएक्शन टेकिंग प्लेस इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब इसमें कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्यों? तो ये भी लिखेंगे अ रिएक्शन इन विच टू और मोर रिएक्टेंट्स combine to form a single product। अब देखो नेक्स्ट बोला गया है इसमें, केमिकल नेम हो गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, प्रोडक्ट वही हुआ हमारा। अब बोला गया है लिस्ट टू मेन ऑब्जर्वेशंस ऑफ दिस रिएक्शन, हमें इस रिएक्शन की दो मेन ऑब्जर्वेशंस बतानी है। तो मेन ऑब्जर्वेशंस क्या है? वो ये हैं, देखो जब हम कैल्शियम ऑक्साइड को रिएक्ट कराते हैं वाटर के साथ तो वो हमारा CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन करता है, जिसको हम स्लेक्ड लाइम भी बोलते हैं। ठीक है, और इस दौरान हमारी लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व होती है। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन ही हमारी कौन सी रिएक्शंस होती है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी होती है। तो क्या हो गई फर्स्ट रिएक्शन ऑब्जर्वेशन, कि जब हम CaO रिएक्ट्स विग्रसली, तेजी से जब वो वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाएगा? सबसे पहले हमने ये ऑब्जर्व किया कि वो प्रोड्यूस करेगा किसको? स्लेक्ड लाइम को। और जब वो स्लेक्ड लाइम को प्रोड्यूस करेगा तो सेकेंड में देखा हमने कि उसमें लार्ज अमाउंट ऑफ हीट भी प्रोड्यूस हो रही है, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज इवॉल्व। और अगर हीट इवॉल्व हो रही है तो ये किस तरीके की रिएक्शन हुई? ये हो गई हमारी एक कॉम्बिनेशन की रिएक्शन, लेकिन इसमें हीट भी रिलीज हो रही है तो इस हम ये भी बोल सकते हैं दिस इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन।
क्वेश्चन नंबर 14, डिजाइन एन एक्टिविटी टू डिमॉन्स्ट्रेट द डिकम्पोजिशन रिएक्शन ऑफ लेड नाइट्रेट। देखो लेड नाइट्रेट को डिकम्पोजिशन रिएक्शन शो करते हुए एक एक्टिविटी की हमें यहाँ पे नोट करनी है, वो कैसे? तो हम यहाँ पे लेंगे क्या, एक टेस्ट ट्यूब लेंगे। उस टेस्ट ट्यूब के अंदर हम क्या ऐड कर देंगे, एक टेस्ट ट्यूब लिए। इस टेस्ट ट्यूब के अंदर, या फिर हम ये बोलेंगे, ये एक बॉइलिंग ट्यूब ली है हमने। इस बॉइलिंग ट्यूब के अंदर हम क्या डालेंगे, लेड नाइट्रेट। दिस वन इज लेड नाइट्रेट। अब क्या बोला गया है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन है, तो लेड नाइट्रेट है, इसको हम क्या करेंगे, हीट देंगे। हीट देने पे और साथ में अगर हीट दे रहे हैं तो हमें क्या ध्यान रखना है कि बॉइलिंग ट्यूब को हम किससे पकड़े, टेस्ट ट्यूब होल्डर से। अब देखो, अब क्वेश्चन देखते हैं। ड्रॉ लेबल डायग्राम ऑफ द एक्सपेरिमेंटल सेटअप हमारा रेडी हो गया है। लिस्ट टू मेन ऑब्जर्वेशंस, हमें दो मेन ऑब्जर्वेशंस लिखनी है और बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखना है। तो सबसे पहले देखो ए पार्ट में हमें यहाँ पे एक्टिविटी बतानी है। तो अगर हम एक्टिविटी की बात करें, टेक अबाउट, हमने मानो यहाँ पे 2 ग्राम की अमाउंट में क्या लिया है, लेड नाइट्रेट का पाउडर लिया है। लेड नाइट्रेट पाउडर किसके अंदर, बॉइलिंग ट्यूब के अंदर। अब हमने क्या करा, उस बॉइलिंग ट्यूब को होल्ड किया, किससे, टेस्ट ट्यूब होल्डर से। होल्ड दी बॉइलिंग ट्यूब विथ अ पेयर ऑफ टोंग्स। अब ये टोंग्स क्या है, देखो जो ये एंड्स हैं किसके, टेस्ट ट्यूब होल्डर के, उसी को हम बोलते हैं टोंग्स। अब ये ट्वाइस है, दो पे दो अमाउंट, दो है काउंटिंग में, वन दिस, तो ये हो जाएंगे पेयर ऑफ टोंग्स, टेस्ट ट्यूब होल्डर के ही होते हैं। एंड हीट इज ओवर अ फ्लेम, एक फ्लेम के ऊपर उसे हम क्या करेंगे, हीट करेंगे। जैसे यहाँ पे हमारे पास दे रखा है, ये हीट करा है हमने उस बॉइलिंग ट्यूब को। अब क्या होगा, अब हम देखेंगे कि हीट करने पे हमें क्या ऑब्जर्व करने को मिलेगा, क्योंकि इसमें हमसे केमिकल इक्वेशन भी मांगी है। तो अगर हम केमिकल इक्वेशन लिखें तो वो ये है कि लेड नाइट्रेट PbNO32 को जब हम हीट करेंगे तो ये हमारा बनेगा PbO, लेड ऑक्साइड, और साथ में NO2, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस, और O2 गैस। रिएक्शन को बैलेंस करने पर ये हो जाएगा हमारा ट्वाइस ऑफ PbO, ये 2, एंड दिस वन इज 4NO2 और O2। केमिकल इक्वेशन हो गई। रिएक्शन स्टेटिंग द फिजिकल स्टेट ऑफ द रिएक्शन एंड प्रोडक्ट, देखो फिजिकल स्टेट भी मांगी गई है। तो यहाँ पे हमने ग्रैन्यूल्स लिए हैं लेड नाइट्रेट के, छोटे छोटे से सॉल्ट्स फॉर्म में। तो जो हमारा रिएक्टेंट का स्टेट होगा वो होगा सॉलिड। PbO जो बनेगा लेड ऑक्साइड, वो भी होगा हमारा सॉलिड। NO2 हमारी गैस इवॉल्व होगी और O2 भी हमारी इसमें गैस इवॉल्व होगी। अब हमें यहाँ पे ऑब्जर्वेशन देखना है, तो ऑब्जर्वेशन में हमने क्या देखा, हमें क्या मिला, अगर हम इसमें ऑब्जर्वेशंस की बात करें तो देखो ऑब्जर्वेशंस में हम लिखेंगे, फर्स्ट क्या था, एमिशन हो रहा है गैसेस का, कौन कौन सी, द एमिशन ऑफ ब्राउन फ्यूम्स ऑफ NO2, यानी नाइट्रोजन ऑक्साइड की ब्राउन फ्यूम्स निकलेगी। कब, जब हम डिकम्पोजिशन करेंगे या थर्मल रिएक्शन करेंगे लेड नाइट्रेट का, आफ्टर थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ PbNO32। ऐसे ही सेकेंड ऑब्जर्वेशन हमें क्या देखने को मिली, वो ये कि जो हमारा कलरलेस कंपाउंड था लेड नाइट्रेट PbNO32,
ठीक है, वो एक हमारा लेड ऑक्साइड की फॉर्मेशन करता है, जो किस कलर का कंपाउंड है, ये है हमारा येलो कलर का कंपाउंड, और NO2 है हमारी ब्राउन फ्यूम्स। तो यहाँ पे सेकंड ऑब्जर्वेशन में हम यही लिखेंगे कि द कलरलेस कंपाउंड, द कलरलेस कंपाउंड PbNO3 2 forms a yellow compound PbO and brown fumes of NO2 gas. Next question number 15. Decomposition requires energy either in the form of heat or light or electricity or breaking down the reactants. क्या बोला गया है? डिकम्पोजिशन रिएक्शन में एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, चाहे वो हीट की फॉर्म में हो, लाइट की फॉर्म में हो या इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में हो। हमें हर एक फॉर्म्स की बेसिस पे एक इक्वेशन लिखनी है डिकम्पोजिशन रिएक्शन की, जहाँ पे हम एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में। तो देखो एग्जाम्पल्स देने हैं हमें सिंपल। पहला एग्जाम्पल लिखेंगे हम decomposition बाय हीट। हीट के बेसिस पे तो जो एग्जांपल होगा, जब हम CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करेंगे, तो हीट करने से हमारा ब्रेकडाउन होगा, प्रोडक्ट मिलेंगे कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 गैस का। इसी तरीके से अगर हम इसमें नेक्स्ट लें डिकम्पोजिशन बाय लाइट, तो लाइट का एग्जाम्पल हो जाएगा AgCl यानी सिल्वर क्लोराइड में को जब हम सनलाइट के प्रेजेंस में एक्सपोज करते हैं, तो इसका हमारा प्रोडक्ट मिलता है Ag प्लस Cl2, यानी हो जाएगा 2AgCl गिव्स ट्वाइस ऑफ Ag प्लस Cl2। एंड लास्ट हमें एग्जाम्पल देना है डिकम्पोजिशन का इलेक्ट्रिसिटी के बेसिस पे, डिकम्पोजिशन बाय इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी का एग्जाम्पल क्या होगा कि जब हम वाटर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी को पास कराते हैं, तो वाटर का क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइसिस होता है, जिसके दौरान हमारी उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस होती है, यानी ट्वाइस ऑफ H2O इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होने की वजह से H2 प्लस O2 में ब्रेक हो जाता है। Question number 16. State the type of chemical reaction represented by the following equations. तो देखो यहाँ पे हमें केमिकल रिएक्शंस बतानी किस किस तरीके की हैं और उनके नाम लिखने हैं। तो फर्स्ट है हमारे पास A प्लस बी सी गिव्स AC प्लस बी। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ए जब बी सी के साथ रिएक्ट कर रहा है तो किस क्या दे रहा है प्रोडक्ट में, AC प्लस बी, यानी जो ए है इसने बी को यहाँ से हटा के ए के सी के साथ अटैच हो गया, यानी इसने क्या करा है, उसको डिस्प्लेस किया है। तो ये कैसी रिएक्शन हो गई, ये हो गई हमारी एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट दे रखा है हमारे पास इसमें बी में, ए बी के साथ रिएक्ट कर रहा है तो सिंगल एक प्रोडक्ट बन रहा है, जिसमें सिंगल प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नेक्स्ट है हमारे पास सी, जिसमें पी क्यू आर एस के साथ रिएक्ट करके पी एस और आर क्यू की फॉर्मेशन कर रहा है। देखो पी क्यू आर एस के साथ रिएक्ट करके पी एस प्लस आर क्यू की, अब होगा क्या, पी क्यू ब्रेक हुआ पी और क्यू में, आर एस ब्रेक हुआ आर और एस में, तो पी किसके साथ गया है, एस के साथ, और क्यू किसके साथ गया है, आर के साथ। ये कैसे की रिएक्शन है, इसमें दो बार डिस्प्लेसमेंट हो रही है, तो जो हमारी सी रिएक्शन गिवन है वो हो गई
डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डी हमारे पास गिवन है A2O3। देखो A2O3 जो रिएक्ट कर रही है ट्वाइस ऑफ बी के साथ और बना रहा है प्रोडक्ट में B2O3 प्लस ट्वाइस ऑफ ए। अब देखो हो क्या रहा है, A2O3 में से ए की जगह पे क्या आ गया है, बी आ गया, यानी ए को डिस्प्लेस करा गया, हटाया गया है। तो ये भी कैसे की रिएक्शन हो गई, एक हमारी ये भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो इस तरीके से भी पेपर में क्वेश्चन आते हैं कि हमें अल्फाबेटिकल्स फॉर्म में एक रिएक्शन दे दी जाती है और हमें उसमें पता करना होता है कि कौन सी रिएक्शन किस टाइप की है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17। क्या बोला गया है, स्टडी द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन। और हमें क्या करना है, उसमें पहले केमिकल रिएक्शन देखते हैं। क्या दिया है कि जो हमारा H2 है वो Cl2 के साथ रिएक्ट कर रहा है और क्या बना रहा है, ट्वाइस ऑफ HCl। ठीक है, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन। टाइप ऑफ रिएक्शन आइडेंटिफाई करनी है। तो देखो यहाँ पे हमारे पास दो रिएक्टेंट है, हाइड्रोजन और क्लोरीन, जो रिएक्ट करके एक सिंगल प्रोडक्ट HCl की फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो फर्स्ट में हम देखेंगे कि जब दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट हमारे रिएक्ट करते हैं और एक सिंगल प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करते हैं, तो वो कौन सी रिएक्शन होती है, हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब सेकेंड पार्ट में क्या पूछा गया है, तो सेकेंड पार्ट में बोला गया है राइट अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन और अनदर एग्जांपल ऑफ दिस टाइप ऑफ रिएक्शन। तो देखो अगर हम केमिकल इक्वेशन की बात करें तो केमिकल इक्वेशन हमने बैलेंस्ड लिख दी है। अब इसका एक और एग्जांपल देना है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे एग्जांपल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। वो एग्जाम्पल क्या होंगे कि जब हम कार्बन को एयर की प्रेजेंस में रिएक्ट कराते हैं तो किसकी फॉर्मेशन होगी, CO2 की। यानी C से क्या हो गया इसमें, कार्बन, और O2 हो गया ऑक्सीजन, जो रिएक्ट करेगा और किसकी फॉर्मेशन करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड की। तो ये क्या हो गया हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एक और एग्जाम्पल। क्वेश्चन नंबर 18, मेंशन विथ रीजन द कलर चेंजेस ऑब्जर्व व्हेन। यहाँ पे हमें कलर चेंजेस का फिर से एक क्वेश्चन है हमारे पास प्रीवियस ईयर में ही। फर्स्ट हमारे पास गिवन है सिल्वर क्लोराइड इज एक्सपोज्ड टू सनलाइट। तो जब हम सिल्वर क्लोराइड को AgCl को सनलाइट के साथ एक्सपोज कराएंगे, तो सनलाइट में एक्सपोज होने पर प्रोडक्ट में हमें मिलेंगे Ag प्लस Cl2। ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ AgCl एंड दिस इज ट्वाइस ऑफ Ag। अब जो हमारा AgCl2 है, जो हमारा AgCl है वो किस कलर का है, व्हाइट कलर का, लेकिन जब वो सनलाइट के एक्सपोज में आएगा तो वो किस कलर में चेंज हो जाएगा, ग्रे में। एंड सेकेंड हमसे बोला गया है इसमें सेकेंड पार्ट में कि कॉपर पाउडर को जब हम स्ट्रांगली हीट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी जब हम Cu को हीट करेंगे O2 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, हीट करने पे किसकी फॉर्मेशन होगी, कॉपर ऑक्साइड की, और साथ में हीट इवॉल्व होगी। अब देखो कॉपर ऑक्साइड में जो हमारा कॉपर है, दिस वन, ये है हमारा रेडिश ब्राउन कलर का, और कॉपर ऑक्साइड है हमारा इसमें ब्लैक कलर का। थर्ड में हमारे पास इसमें बोला गया है अ पीस ऑफ जिंक ड्रॉप्ड इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। वहां हमारा FeSO4 सॉल्यूशन था, अब यहाँ हमारा CuSO4 सॉल्यूशन है। यानी जब हमने जिंक को CuSO4 सॉल्यूशन में रखा तो इसका जो रिएक्शन से प्रोडक्ट मिलेगा वो होगा ZnSO4 प्लस Cu। अब
जो हमारा CuSO4 का कलर है वो है ब्लू कलर, लेकिन रिएक्शन में हमारा ये जो कलर है वो कैसा हो जाएगा, कलरलेस, यानी ब्लू से कलर गायब हो जाएगा। और यही हमें इस रिएक्शन के अंदर कलर चेंजेस देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19, अ कंपाउंड ए इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट। देखो, एक कंपाउंड ए है जिसको सीमेंट बनाने के लिए यूज किया जाता है। जब हम उसको डिसॉल्व करते हैं वाटर के साथ, तो ये हमें लार्ज अमाउंट ऑफ हीट निकलती है उससे, और एक बी कंपाउंड की फॉर्मेशन होती है। अब हमें फर्स्ट पार्ट में आइडेंटिफाई करना है कि इसमें ए और बी क्या है। तो देखो, जो ए कंपाउंड का नाम यहाँ पे है वो है कैल्शियम ऑक्साइड, यानी ए हुआ हमारा कैल्शियम ऑक्साइड, जिसका फॉर्मूला होता है CaO। इसको जब हम वाटर के साथ रिएक्ट कराते हैं तो हीट भी इवॉल्व होती है और साथ में कंपाउंड की फॉर्मेशन होती है बी, जिसे हम बोलते हैं CaOH2, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या फिर स्लेट लाइम। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि वो ए और बी सब्सटेंस क्या है। तो जो हमारा ए है वो है CaO, जिसको हम बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, और जो बी कंपाउंड है वो है CaOH2, जो है हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और इसका दूसरा नाम क्या है, वो है स्लेग्ड। अब सेकेंड पार्ट में बोला गया है, राइट केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शंस ऑफ ए विथ वाटर। यानी जब हम CaO को रिएक्ट कराएंगे वाटर के साथ तो किसकी फॉर्मेशन हो रही है, CaOH2 की, और क्या इवॉल्व हो रही है, हीट। तो ये हमने लिख दी इसकी केमिकल रिएक्शन, ठीक है। अब देखो, नेक्स्ट हमारे पास इसमें थर्ड पार्ट में क्या बोला गया है, थर्ड में बोला गया है, लिस्ट टू टाइप्स ऑफ रिएक्शन इन विच दिस रिएक्शन में बी क्लासिफाइड। ठीक है, हमें यहाँ पे दो, हाँ, टाइप ऑफ रिएक्शन बतानी है। तो देखो, अगर हम टाइप ऑफ रिएक्शन की बात करें तो दो रिएक्टेंट मिल करके एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो ये कैसे की रिएक्शन हुई, एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी हुई, क्योंकि यहाँ पे सिंगल प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो रही है। अब साथ ही साथ इसमें हीट भी इवॉल्व हो रही है, तो ये कैसे की रिएक्शन भी हुई, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी होगी, क्योंकि इसमें हीट की इवॉल्वेशन देखने को मिल रही है। क्वेश्चन नंबर 20, कंसिडर द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन Al प्लस H2O, Al2O3 और H2। देखो यहाँ पे जो हमारा ये P, Q, R और S है, ये मोल्स है। हमें यहाँ पे नंबर्स अरेंज करने हैं, होल नंबर्स, क्योंकि इसे हमें क्या करना है, बैलेंस करना है। तो जब हम Al को रिएक्ट कराते हैं वाटर के साथ, तो यहाँ हमारी फॉर्मेशन होती है Al2O3 प्लस H2O की। तो सबसे पहले हिट एंड ट्रायल मेथड का यूज करेंगे, इधर रिएक्टेंट और इधर ही हो गए हमारे प्रोडक्ट। अब देखो, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20। क्या बोला गया क्वेश्चन नंबर 20 पे, कंसीडर द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन एंड बैलेंस दिस इक्वेशन। हमारे पास केमिकल इक्वेशन है और उसे हमें क्या करना है, बैलेंस करना है। तो देखो, हमें यहाँ पे ये जो P, Q, R और S है, इसकी जगह पे नंबर्स को लगाना है कि ये कौन कितने कितने मोल्स हमारे आएंगे AlH2 और Al2O3 के। तो सबसे पहले रिएक्शन हम लिखेंगे, Al प्लस H2O गिव्स Al2O3 प्लस H2, दिस टाइप रिएक्टेंट, और यहाँ पे आ गए हमारे क्या, प्रोडक्ट। अब देखो,
रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में, रिएक्टेंट में हमारा Al, H और O। रिएक्टेंट में एल्यूमिनियम हमारा सिंगल वन प्रेजेंट है, हाइड्रोजन दो और ऑक्सीजन भी एक। लेकिन प्रोडक्ट में एल्यूमिनियम दो हैं, हाइड्रोजन दो हैं और ऑक्सीजन कितने हैं? तीन। तो सबसे पहले हम यहाँ पे केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं एल्यूमिनियम से। देखो, अगर प्रोडक्ट में दो हमारे एल्यूमिनियम है तो हमारे रिएक्टेंट में भी कितने होने चाहिए? दो। तो इससे हमारे दिस वन इज टू। अब ट्वाइस ऑफ एल्यूमिनियम प्लस H2O। अब यहाँ ऑक्सीजन हमारे तीन है प्रोडक्ट में। देखो, ऑक्सीजन हमारे प्रोडक्ट में तीन है तो रिएक्टेंट में भी हमने इसको थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? थ्री। तो ऑक्सीजन तो यहाँ तीन हो गई, लेकिन अब हाइड्रोजन कितने हो गए? थ्री टू ज़ा सिक्स, यानी प्रोडक्ट में हमारे पास दो प्रेजेंट थे तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे थ्री से, ये भी हो जाएंगे सिक्स। यानी Al2O3, this one, twice of Al plus thrice of H2O gives 1 mole of Al2O3 and 3 H2O. तो 2313, 2313 यानी ऑप्शन नंबर सी क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट इज अ रिडक्शन रिएक्शन? रिडक्शन रिएक्शन क्या होती है? उसके बाद हमारे पास यहाँ कुछ केमिकल रिएक्शंस गिवन है, इसमें हमें सब्सटेंस आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा ऑक्सीडाइज हो रहा है और कौन सा रिड्यूस। तो सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे रिडक्शन रिएक्शन की डेफिनेशन। रिडक्शन रिएक्शन, तो देखो जो हमारी रिडक्शन रिएक्शन है वो एक तरीके की केमिकल रिएक्शन है जिसमें हमारा हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन का गेन होता है और ऑक्सीजन का लॉस होता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इज अ टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन in which a substance gains electrons of hydrogen। किसके इलेक्ट्रॉन गेन करेगा? हाइड्रोजन के। और लॉसेस ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन्स को लॉस करेगा। ठीक है, ये क्या होती है? एक तरीके की हाफ रिएक्शन होती है जिसमें हमें ऑक्सीडेशन रिएक्शन, अगर देखो ये हाफ रिएक्शन है, अगर इसी रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी हो यानी ऑक्सीजन का ऐड हो और हाइड्रोजन का लॉस हो तो ये हमारी किस तरीके की रिएक्शन बन जाएगी? रिडॉक्स रिएक्शन। तो अब देखो हमने रिडक्शन रिएक्शन का डेफिनेशन लिख दिया। अब हम यहाँ पे एग्जाम्पल्स देखेंगे और इसमें आइडेंटिफाई करेंगे किसका ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन रिड्यूस हो रहा है। तो पहली हमारी इसमें रिएक्शन है Fe2O3 को जब हमने रिएक्ट कराया Al के साथ जिससे मिला हमें Al2O3 और Fe ट्वाइस ऑफ Al प्लस ट्वाइस ऑफ Fe। अब देखो इस रिएक्शन में अगर हम ध्यान से देखें जो हमारा Fe2O3 है, Fe2O3 से किसमें चेंज हुआ है? Fe में। ऑक्सीजन का लॉस हुआ यानी ऑक्सीजन हटा है। तो इस कंडीशन में जो हमारा Fe2O3 है वो क्या कहलाएगा? रिड्यूस्ड। क्यों? रिडक्शन के केस में क्या होता है? ऑक्सीजन का लॉस। तो ये हो गया लॉस ऑफ ऑक्सीजन। अब Al के साथ हमारा O3 ऐड हुआ है तो इसका क्या होगा? ऑक्सीडेशन या फिर ऑक्सीडाइज होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे गेन ऑफ ऑक्सीजन देखने को मिलेगा। ये होगी इसकी फर्स्ट इक्वेशन। अब सेकेंड केमिकल इक्वेशन में क्या बोला गया है? PbO को जब हम C के साथ रिएक्ट करा रहे हैं तो देखो PbO को जब हम C के साथ रिएक्ट कराएंगे तो इससे हमारी जो प्रोडक्ट मिलेंगे वो होंगे Pb प्लस CO2। रिएक्शन को बैलेंस करने पर ट्वाइस ऑफ PbO प्लस C गिव्स 2Pb प्लस CO2। अब ध्यान से अगर हम यहाँ पे देखें तो इस रिएक्शन के अंदर जो हमारा लेड ऑक्साइड है वो किसमें चेंज हो रहा है? Pb में, यानी इसमें ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है। तो ये इसका क्या हो जाएगा? रिडक्शन, यानी ये रिड्यूस्ड हुआ। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लॉस ऑफ ऑक्सीजन हुआ। लेकिन वहीं अगर हम देखें कार्बन जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है तो ये क्या होगा? हमारा ऑक्सीडाइज्ड, क्योंकि यहाँ पे गेन ऑफ ऑक्सीजन हुआ है।
तो इस तरीके से हम किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर रिड्यूस्ड और ऑक्सीडाइज सब्सटेंस को पहचान सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, इसके हमारे दो पार्ट है। कैन अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बी अ रिडॉक्स रिएक्शन, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। क्या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हमारी रिडॉक्स रिएक्शन हो सकती है? हमें इसको एक एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन करना है। तो देखो, जो हमारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है वो एक रिडॉक्स रिएक्शन हो सकती है। अगर हम इसका एक एग्जांपल लें तो वो क्या है, देखो सबसे पहले अगर हम जिंक को CuSO4 के साथ रिएक्ट करा रहे हैं तो इसमें हमारा क्या बन रहा है, ZnSO4 प्लस Cu। अब ये रिडॉक्स रिएक्शन कैसे हुई, देखो जिंक के साथ हमारा ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो इसको हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन, क्योंकि यहाँ पे गेन ऑफ ऑक्सीजन हुआ है यानी ऑक्सीजन ऐड हुआ है। वहीं अगर हम CuSO4 से Cu बन रहा है और इसका क्या होगा, रिडक्शन होगा, क्योंकि यहाँ पे लॉस ऑफ ऑक्सीजन हुआ है। पहले CuSO4 के पास ऑक्सीजन था लेकिन प्रोडक्ट में वो क्या हो गया, सिर्फ कॉपर बचा, यानी उसमें ऑक्सीजन ऐड नहीं है, ऑक्सीजन का रिमूवल हो गया है तो वो क्या हो गया, उसका रिडक्शन। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि यस, अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कैन बी अ रिडॉक्स रिएक्शन। अब बी पार्ट में क्या बोला गया है, राइट द केमिकल रिएक्शन इन द फॉलोइंग। फर्स्ट, रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड अ बेस एंड रस्टिंग ऑफ आयरन। पहले हमें एसिड और बेस के बीच में एक रिएक्शन लिखनी है। तो बी का फर्स्ट पार्ट हो गया रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस। अगर हम एसिड और बेस के बीच में रिएक्शन कराएंगे तो वो क्या होगी, एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जैसे एसिड में अगर हम लें तो ये हो गया HCl प्लस NaOH, दिस वन इज एसिड एंड दिस इज बेस। और इससे हमारी किसकी फॉर्मेशन होगी, NaCl प्लस H2O की, यानी ये हो गया सॉल्ट और वाटर। और जिस कंडीशन में हमारा एसिड बेस के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर की फॉर्मेशन करता है उसको हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। सेकेंड पार्ट था हमारा रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन एक हमारी कैसी रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। क्यों, क्योंकि देखो जो हमारा रस्टिंग ऑफ आयरन है, आयरन क्या हो गया हमारा Fe। जब हम Fe को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराते हैं तो यहाँ पे हमारे पास एक रस्ट की फॉर्मेशन होती है जिसे हम बोलते हैं फेरिक ऑक्साइड। और ये इसमें हमारा जो Fe है उसके साथ ऑक्सीजन ऐड होता है, इस वजह से एक ऐसी रिएक्शन हो गई है, एक ऑक्सीडेशन। तो एक चीज और, रस्ट के लिए हमारे पास मॉइस्चर का भी इम्पोर्टेंट होना जरूरी है, यानी जब हमारा Fe ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आएगा और मॉइस्चर के कांटेक्ट में आएगा तो इस कंडीशन में ये हमारा Fe2O3H2O की फॉर्मेशन करेगा, जो क्या है हमारा ये रस्ट। तो देखो रस्टिंग ऑफ आयरन की भी इक्वेशन हो गई, एसिड और बेस रिएक्ट करेंगे तो उस कंडीशन में भी जो हमारी बैलेंस केमिकल इक्वेशन होगी वो भी हमने यहाँ पे लिख दी है। Twice of Fe। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंशन द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन दैट टेक प्लेस व्हेन। हमें यहाँ पे टाइप ऑफ रिएक्शन बताना है कि कौन कौन सी हमारी यहाँ पे रिएक्शंस देखने को मिलेंगी। तो देखो फर्स्ट हमारे पास इसमें गिवन है, अ मैग्नीशियम रिबन इज बर्न्ड इन एयर।
जब हम मैग्नीशियम रिबन को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करेंगे तो किसकी फॉर्मेशन होगी, मैग्नीशियम ऑक्साइड की, यानी ट्वाइस ऑफ Mg प्लस O2 गिव्स 2 MgO। अब यहाँ पे दो रिएक्टेंट मिलके एक सिंगल प्रोडक्ट की फॉर्मेशन कर रहे हैं, तो ये किस तरीके की रिएक्शन हो गई, एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सेकंड है हमारे पास सिल्वर ब्रोमाइड इज एक्सपोज्ड टू सनलाइट। सिल्वर ब्रोमाइड जो है वो एक्सपोज किया गया है सनलाइट की प्रेजेंस में, तो जो हमारे सिल्वर ब्रोमाइड का फॉर्मूला होता है वो है AgBr, जिसको सनलाइट की प्रेजेंस में एक्सपोज करेंगे तो फॉर्मेशन होगी Ag प्लस Br2 की, यानी ट्वाइस ऑफ AgBr, और ये हो गया 2Ag। ये सनलाइट की प्रेजेंस में हो रहा है जिसमें हमें एनर्जी देनी पड़े, उसको हम क्या बोलते हैं कि वो कौन सी रिएक्शन है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। और डीकम्पोजिशन रिएक्शन के अंदर एक सिंगल प्रोडक्ट दो या दो से सॉरी एक सिंगल रिएक्टेंट दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट की फॉर्मेशन को करता है। सेकंड है हमारे पास, सॉरी ये थर्ड पार्ट था, सेकंड में बोला गया है लाइम स्टोन इज हीटेड। लाइम स्टोन को जब हम हीट करेंगे तो जो CaCO3 होता है वो होता है हमारा लाइमस्टोन, और इसको जब हम हीट करेंगे तो हमारे CaO प्लस CO2 की फॉर्मेशन होगी। अब अगेन एक सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन हो रहा है दो प्रोडक्ट में, तो ये भी कैसे की रिएक्शन है, एक डीकम्पोजिशन रिएक्शन। फोर्थ है इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड थ्रू एसिडिफाइड वाटर। एसिडिफाइड वाटर के अंदर से हम क्या पास करा रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे फोर्थ, H2O में से हमने क्या पास कराई है, इलेक्ट्रिसिटी, तो इससे किसकी फॉर्मेशन होगी, H2 प्लस O2 की, ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ H2O प्लस 2H2, और जिसमें हमें इलेक्ट्रिसिटी देनी पड़े और एक सिंगल रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट्स में ब्रेक डाउन हो, तो वो भी कैसे की रिएक्शन हुई, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। फिफ्थ है हमारे पास, फिफ्थ में क्या बोला गया है, अमोनिया एंड हाइड्रोजन क्लोराइड आर मिक्स्ड विथ ईच अदर। अमोनिया और हाइड्रोजन क्लोराइड को हमने आपस में मिक्स किया है, तो अमोनिया क्या हो गया हमारा NH3, को जब हम HCl के साथ रिएक्ट कराएंगे तो यहाँ पे हमारा बनेगा NH4Cl, ये है हमारा अमोनिया, और ये बनेगा हमारा अमोनियम क्लोराइड। अगेन सिंगल वन प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो रही है, तो ये कैसी रिएक्शन है, एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्वेश्चन नंबर 24, गिव द कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट फॉर द फॉलोइंग गैसेस। हमें फॉलोइंग गैसेस के टेस्ट के लिए, हाँ फॉलोइंग गैसेस के लिए कुछ टेस्ट बताने हैं, जैसे CO2, SO2, O2 और H2। तो फर्स्ट हम यहाँ पे लेंगे CO2 गैस। कार्बन डाइऑक्साइड गैस के लिए तो देखो ये जो है हमारी एक कलरलेस और ऑर्डरलेस गैस है, मतलब कलरलेस, इसमें कलर प्रेजेंट नहीं होता, ऑर्डरलेस गैस है। लेकिन अब हमें कैसे पता चलेगा कि CO2 गैस इवॉल्व होगी, तो जब हम CaOH2 यानी स्लेक लाइम को, ठीक है, हम्म, इसमें से जब हम CO2 को पास करते हैं तो किसकी फॉर्मेशन होती है, CaCO3 प्लस H2O की। ठीक है, अब देखो, अब ये जो हमारा CaCO3 है, इसको जब हम अगेन CO2 के साथ रिएक्ट कराएंगे, तो जब हम CaCO3 में अगेन इसको CO2 के साथ रिएक्ट कराते हैं और वाटर के साथ, तो ये हमारा बन जाता है CaHCO3 2। ठीक है, देखो जब हम लाइम वाटर, इसको स्लेक लाइम बोलो या फिर लाइम वाटर बोलो, यानी जब हम लाइम वाटर में से CO2 गैस को पास कराते हैं, ये इनिशियली कैसा होता है, मिल्की होता है, यानी ये पहला उसका कलर कैसे होगा, मिल्की होगा। लेकिन इसमें जो इसके मिल्कीनेस है, CaCO3 है, वो भी मिल्की रहेगा, लेकिन जब हम उसमें CO2 को पास करा देते हैं
तो जो इसकी मिल्कीनेस है वो किस में चेंज हो जाती है, कलरलेस में चेंज हो जाती है। क्यों? सिर्फ और सिर्फ CO2 की वजह से। CO2 की वजह से पहले वो क्या था, मिल्की था, वो थोड़ा मिल्की दूधिया कलर का था, लेकिन जब हमने उसमें कैल्शियम कार्बोनेट के साथ एक्सेसिव अमाउंट में CO2 के साथ रिएक्ट कराएंगे तो हमारा वो जो सब्सटेंस है वो कैसा हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा। अब नेक्स्ट है हमारा SO2। तो देखो SO2 गैस के लिए, SO2 गैस भी क्या है, हमारी एक कलरलेस गैस है, पर इसकी स्मेल कैसी है, पंजेंट स्मेल है। वो ऑर्डरलेस थी, मतलब उसमें किसी भी तरीके की कोई स्मेल नहीं पता चलती, लेकिन ये हमारी पंजेंट स्मेल होती है। अब होगा क्या, ये गैस को जब हम पास कराते हैं किसी भी एसिडिफाइड सॉल्यूशन, फॉर एग्जांपल पोटेशियम परमैंगनेट के साथ, जो पिंक कलर है वो क्या हो जाता है, कलरलेस हो जाता है। यानी यहाँ पे हमने लिया है K2Cr2O7, ये क्या है, ये है हमारा इसमें पोटेशियम पर मैंगनेट। अब ये जो पोटेशियम परमैंगनेट है वो किस कलर का है, ऑरेंज कलर का। अब जब हम इसको रिएक्ट कराते हैं SO2 के साथ, और इसमें हम एसिडिफाइड बोला है, एसिडिफाइड मतलब इसमें एसिड भी प्रेजेंट है, तो ये हमारा बन जाएगा K2SO4 प्लस Cr2SO4 3 प्लस H2O में। ठीक है, तो ये जो हमारा ऑरेंज कलर था वो किस में चेंज हो जाएगा, लाइट ग्रीन कलर में। ये किस केस में होगा, जब हम सल्फर डाइऑक्साइड गैस को पोटेशियम परमैंगनेट के साथ रिएक्ट कराएंगे। थर्ड हमें किसका देखना था, O2 का। थर्ड है हमारे पास O2 गैस। देखो जो हमारा O2 गैस है वो एक सपोर्टर होती है कंबशन के लिए, ठीक है। इसको हम टेस्ट कर सकते हैं कैसे, किसी भी मैच स्टिक को या टेस्ट ट्यूब को किसी भी सॉरी टेस्ट ट्यूब के जो हमारा नेक पॉइंट होता है, जैसे मान लो ये जो टेस्ट ट्यूब है, इस टेस्ट ट्यूब के पास अगर हम मैच स्टिक को लेकर आते हैं, क्योंकि O2 गैस क्या है, सपोर्टर ऑफ कंबशन, यानी कंबशन कराने के लिए सपोर्टर का काम कौन सी गैस करेगी, O2 गैस करेगी। इसको टेस्ट कैसे करेंगे, इसको टेस्ट ऐसे करेंगे, हम क्या करेंगे, एक बर्निंग मैच स्टिक यानी जलती हुई माचिस की तीली को टेस्ट ट्यूब के माउथ पे जब लाएंगे तो वहां से एक गैस निकलेगी, जो थोड़ा क्या होगी, मैच स्टिक जो है हमारी पहले जो नॉर्मल जल रही थी उससे और तेज जलने लगेगी, यानी मैच स्टिक जो है वो ब्राइटली जलने लगेगी। तो इससे ये पता चलेगा कि उसमें कौन सी गैस प्रेजेंट है, O2 गैस प्रेजेंट है। तो यहाँ पे इसको हम लिख भी देंगे कि इट कैन बी टेस्टेड बाय, इट कैन बी टेस्टेड बाय ब्रिंगिंग अ बर्निंग और स्माउल्डरिंग मैच स्टिक नियर द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब from which the gas escapes, and the matchstick burn मोर ब्राइटली, और ज्यादा क्या लगेगी, वो बर्न होगी तेज चमक के साथ। एंड लास्ट बचा हमारे पास इसमें हाइड्रोजन गैस, उसको भी देखते हैं। फोर्थ है हमारा इसमें H2 गैस। ठीक है, H2 गैस अपने आप में ही कंबस्टिबल है, तो हम लिखेंगे द गैस itself is combustible। और जो हमारी हाइड्रोजन गैस है वो हमेशा किस साउंड के साथ बर्न होती है, पॉप साउंड के साथ। तो यहाँ लिखेंगे इट विल बर्न विथ अ पॉप साउंड व्हेन अ बर्निंग कैंडल
और मैच स्टिक is brought near it, is brought नियर इट। अगर हम इसका एग्जाम्पल लें तो देखो, जब हम H2 और O2 गैस को रिएक्ट कराएंगे तो किसकी फॉर्मेशन होगी? वाटर की। और हमेशा जब भी हमारी H2 गैस के में देखने की उस रिएक्शन में H2 गैस की इवॉल्वेशन हो रही है, तो हमें बर्निंग गैस को, बर्निंग कैंडल को या मैच स्टिक को जब टेस्ट ट्यूब के पास लाएंगे तो वो किस साउंड में आवाज, किस तरीके की हमें आवाज देखने को मिलेगी? पॉप साउंड हमें सुनने में आएगी। लास्ट क्वेश्चन आज के हमारे लेक्चर का, और हम टॉप 25 जितने भी हमारे पीवाईक्यू है पिछले साल के चैप्टर नंबर 1 के, वो कंप्लीट कर चुके होंगे। तो देखो क्या बोला गया है, व्हाट हैपेंस व्हेन अ पीस ऑफ जिंक मेटल इज एडेड टू कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। क्या होगा जब हम जिंक मेटल को CuSO4 सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट कराएंगे या ऐड करेंगे? तो क्या होगा, फर्स्ट हमारे पास इसमें ये है कि जब हम Zn को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड नहीं, CuSO4, CuSO4 के साथ रिएक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा ZnSO4। और Cu यानी ये किस तरीके की रिएक्शन हुई? एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुई। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम देखेंगे कि जो हमारा जिंक है वो मोर रिएक्टिव है कॉपर से, और जिसमें हमारी जिसकी रिएक्टिविटी सीरीज में जो जिंक है वो ऊपर लाई करते हैं, यानी जिंक ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, तो वो क्या करेगा? CuSO4 को डिस्प्लेस करेगा, और CuSO4 में से Cu को डिस्प्लेस करेगा और SO4 के साथ अटैच होके ZnSO4 की फॉर्मेशन को करेगा। और यहाँ पे हम ये भी लिख सकते हैं कि ये एक तरीके की कैसी रिएक्शन है? रिडॉक्स रिएक्शन भी है। इसको भी हमने ऑलरेडी पिछले क्वेश्चन में सॉल्व किया है। बी है हमारे पास, एल्यूमिनियम मेटल इज हीटेड, एल्यूमिनियम मेटल इज एडेड टू डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। एल्यूमिनियम मेटल को हम क्या कर रहे हैं? ऐड कर रहे हैं जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, तो Al प्लस HCl, Al प्लस HCl होगा क्या? देखो Al जो है जब हमारा HCl के साथ रिएक्ट करेगा तो ये बनाएगा AlCl3, और कौन सी गैस इवॉल्व होगी? हाइड्रोजन गैस की इवॉल्वेशन होगी, यानी ये हो गया 3। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि जो हमारा एल्युमिनियम है उसने हाइड्रोजन को डिस्प्लेस किया, तो ये भी कैसे की रिएक्शन हो गई? एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और साथ में हम देखेंगे कि हमारा जो मेटल है जब वो एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो वो किसकी फॉर्मेशन करता है? सॉल्ट की। और उसमें से कौन सी गैस इवॉल्व होती है? हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। थर्ड है हमारे पास, सिल्वर मेटल इज एडेड टू कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। हमने क्या करा है? सिल्वर मेटल को ऐड किया है कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में, यानी CuSO4 के सॉल्यूशन में। तो अगेन AgSO4 की फॉर्मेशन होगी, और CO की, ये भी कैसे की रिएक्शन हो गई हमारी? एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो यहाँ पर होते हैं हमारे टोटल PYQs चैप्टर नंबर 1 के कंप्लीट, जितने भी थे 25। हमने यहाँ पे 5 इयर्स के, 6 इयर्स के जितने भी रिपीटेड क्वेश्चंस थे वो हमने यहाँ पे लेकर के आए थे। 25 ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। काफी अच्छे क्वेश्चंस हैं, जिसमें हमने देखा टाइप्स ऑफ रिएक्शन के बेसिस पे क्वेश्चन है, कलर चेंजिंग के ऊपर क्वेश्चन हैं PYQs में, और हमारे इसमें बैलेंसिंग के ऊपर क्वेश्चन हैं। साथ ही साथ हमें इसमें ये भी आइडेंटिफाई करना है कि रिडॉक्स रिएक्शन कौन सी है, कौन सा ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका हमारा उसमें रिडक्शन हो रहा है। ऐसे हमने काफी सारे क्वेश्चंस आज यहाँ पे डिस्कस किए। अब जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा वो होगा हमारा एसिड बेस एंड सॉल्ट, जिसमें हम उनके PYQs को भी सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम करेंगे चैप्टर नंबर 2 के टॉप 25 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस।